हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ सुधा में। और आज मैं आप सबके सामने चैप्टर 5 पदार्थों के पृथक्करण, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, उसकी एक्सरसाइजेस जो कि रह गई थी वो लेकर के आई हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब कोई भी जो मिक्सचर है उसके उसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं उन्हें पृथक करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। दो उदाहरण देकर बताइए। क्योंकि किसी भी मिश्रण में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इसलिए उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 में आपको पढ़ाया हुआ था कि किसी भी पदार्थ को पृथक करना पड़ता है, क्योंकि उस पदार्थ में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें पृथक करने के पश्चात ही वह पदार्थ या वो मिश्रण पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, ठीक है, खाने योग्य हो पाता है। उदाहरण के लिए हस्त चयन विधि द्वारा हम गेहूं और चावल में से विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ पत्थर को पृथक करते हैं। जनरली आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो चावल वगैरह हम बनाते हैं तो उसके पहले हम चावल को बिनते हैं, ठीक है। क्यों बिनते हैं? क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, या डंडियाँ या अन्य भी अशुद्धियाँ रहती हैं, जिनको पहले बिनकर हम उसे हाथों द्वारा बिनकर उसे पृथक कर लेते हैं। दूसरा, चालन विधि द्वारा हम आटे से चोकर और अन्य अशुद्धियों को चालनी द्वारा चालकर पृथक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि आपके घरों में आटे को गूंदने से पहले क्या करते हैं, आटे को चलनी से चाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अशुद्धियाँ उस आटे में कंकड़ या डंडियाँ वगैरह या कुछ भी अशुद्धियाँ होती है तो वो चालनी में ही रह जाती हैं और शुद्ध आटा छनकर हमें नीचे बर्तन में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगर आप सभी ने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मतलब इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है, तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस लिंक से जो है इसका लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, तो ये आपको मेरे उस वीडियो में यहाँ वीडियो से मिल जाएगा, निष्पावन से अभिप्राय क्या और उसका उपयोग कहाँ करते हैं। बट फिर भी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि निष्पावन क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ से करते हैं। तो आइए देखिए, निष्पावन क्या है। देखिए, सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिक्सचर लेते हैं। इस मिक्सचर को किसी प्लेट अथवा किसी कागज पर रखकर किसी ऊंचाई वाले स्थान यानी कि स्टूल पर खड़े होकर मिक्सचर को अपने ऊंचाई से थोड़ा सा टेढ़ा करके धीरे धीरे नीचे की तरफ गिराते हैं, ठीक है। इस प्रकार भारी अवयव अर्थात रेत एक ही स्थान पर गिर जाता है और जो हल्का अवयव होता है वो लकड़ी का बुरादा या भूसा हवा के झोंकों के द्वारा दूर उड़कर गिर जाता है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः जो हल्के अवयव होते हैं मिश्रण से उनको निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो निष्पावन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो उसमें से जो हल्के अवयव या अशुद्धियाँ होती हैं उनको हवा के द्वारा, हवा के झोंकों के द्वारा उनको पृथक किया जाता है, ठीक है। इसमें मेनली जो काम होता है वो हवा का होता है, ठीक है। हवा जो होती है, हल्के जो कण होते हैं, हल्के जो अवयव होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको जो है उड़ाकर दूर ले जाती है, ठीक है। तो ये होता है निष्पावन का कार्य, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल में इसको समझना है, डिटेल में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो आप मेरे लास्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पार्ट 1 दिया हुआ है इस चैप्टर का, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये निष्पावन हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से भूसे अथवा धूल के कण किस प्रकार पृथक करेंगे। मतलब दाल अगर जैसे हम पकाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं हम किस प्रकार अलग करते हैं, हाथों से बिनकर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हस्त चयन विधि द्वारा। चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। चालन, इसका उपयोग रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटे छोटे अशुद्धियों जैसे कंकड़ लकड़ी को पृथक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब जो बड़े बड़े जो कार्यस्थल होते हैं, जैसे जहाँ पर भवन निर्माण वगैरह होता है, तो वहाँ पर आपने क्या देखा होगा कि जो रेत या सीमेंट आता है तो उसको बड़ी सी चालनी होती है,
छन्ना जिसको कहते हैं, सुना होगा आपने। तो उस छन्ने को दीवार के सहारे टेढ़ा करके रख दिया जाता है और उस पर हम रेत, सीमेंट या मोरंग उस पर डालते जाते हैं, तो वो छन करके शुद्ध हमें मिल जाता है। जो शुद्ध मटेरियल होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो छन्ने में ही रह जाती हैं। और छोटे स्तर पे मतलब चालन विधि का उपयोग तो मैंने आपको बताया था कि आटा चालने के लिए चालनी का उपयोग करके हम करते हैं। और जो गेहूं को पीसने से पहले आटा मिलों में क्या होता है कि बड़ी चालनी द्वारा गेहूं को चाल कर उसमें से कंकड़, लकड़ी या ये सब अशुद्धियाँ पृथक की जाती हैं। ठीक है, जो आटे की मिलें होती हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो गेहूं रहता है पीसने के लिए, तो वहाँ पर भी वो बड़े से छन्ने का उपयोग करके उसमें से गेहूं को चाल लेते हैं, तब गेहूं को पीसते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें जो हमारे पास आटा आता है उसको हमें चालनी का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आटा होता है मतलब इतना पृथक करने के पश्चात उसमें से अशुद्धियाँ, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जिसे हमें घर पर चालनी के द्वारा चाल कर उन अशुद्धियों को पृथक करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे? देखिए, रेत और जल, ये भी मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में, यानी कि इस चैप्टर, ये जो चैप्टर का लास्ट वीडियो था, ठीक है, उसमें मैं बहुत अच्छे से इस पूरी चीज़ को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रेत और जल का जो मिक्सचर होता है उसमें से आपको रेत और जल को कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले अवसादन विधि द्वारा, फिर निस्तारण करके और निस्यंदन विधि द्वारा। देखिए, मैं आपको शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि रेत एक ग्लास लेते हैं, उसमें रेत भर देते हैं और उसमें जल डाल देते हैं। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों को पृथक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसमें जल डालकर थोड़ी देर के लिए उसे रख देंगे। तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर पश्चात जो रेत है वो उस ग्लास में नीचे तली पर बैठ जाती है, क्योंकि रेत जो होती है भारी होती है जल से। ठीक है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है, और इस विधि को हम अवसादन विधि कहते हैं। फिर उसके पश्चात उस ग्लास को हिलाए बिना ही जल को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं उड़ेलना। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमें रेत दूसरे ग्लास में प्राप्त, उसी ग्लास में रेत रह जाता है और दूसरे ग्लास में हमको जल प्राप्त हो जाता है। इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक छन्नी या फिल्टर पेपर का यूज़ करके जो है जल को छान लेते हैं, तो रेत हमारा फिल्टर या छन्नी के ऊपर रह जाता है और जल जो है हमें दूसरे बर्तन में प्राप्त हो जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस हैं रेत और जल के मिक्सचर से रेत और जल को अलग अलग पृथक करने की विधि। आगे देखते हैं, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना क्या संभव है? हाँ, आटे और चीनी के मिक्सचर से हम चालन विधि द्वारा, यानी कि चालनी का यूज करके हम चीनी और आटे को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल, ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। पंकिल जल क्या होता है? अशुद्ध जल। ऐसा जैसे समुद्र या तालाबों से जो पीने योग्य जल हम प्राप्त करते हैं वो वास्तव में पीने योग्य नहीं होता, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसे हम पंकिल जल कहते हैं। इसको किस प्रकार स्वच्छ करेंगे? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये भी हमको आपको लास्ट वीडियो में पूरे अच्छे से डिटेल में क्लियर कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली आपको अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी समझाई है। चलिए, रिक्त स्थान देखिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि थ्रेसिंग का प्रोसेस क्या होता है, कि जो धान की जो डंडियां होती हैं, ठीक है, उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनकी डंडियों को हम कसकर नीचे समतल पर, धरती पर पीटते हैं। तो पीटने से क्या होता है कि जो डंडियों से धान जो है निकल करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है और पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। मतलब अगर मैंने कोई कपड़ा ले लेते हैं, उस कपड़े पर हम दूध को डालना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि कपड़े में बहुत ही छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। ठीक है, जिनसे जो द्रव होता है या तरल पदार्थ होता है वो निकल कर दूसरे बर्तन में आ जाता है, जिस बर्तन के ऊपर हमने कपड़े को रखा हुआ है। और जो भी जो अशुद्धि होती है, जो भी चीज़ हमें छाननी है, ठीक है, वो उस कपड़े के ऊपर ही रह जाती है। जैसे मलाई, तो मलाई तो छनेगी नहीं, मलाई उस कपड़े के ऊपर ही रह जाएगी और जो द्रव है वो छन करके ग्लास में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाती है। समुद्र के जल से नमक हम वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ये
किस प्रकार होता है ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से वो डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि समुद्र के जल से हम नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है यही अवसादन होती है। ठीक है, जल को पूरी रात एक बाल्टी में आप रख देंगे तो जो अशुद्धियां जैसे मिट्टी वगैरह, मिट्टी के कण या धूल या जो भी अशुद्धियां हैं वो क्या होती हैं कि वो आपकी तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं, मतलब टेढ़ा करके जो स्वच्छ जल होता है उसको जो निकाल लेते, उड़ेल लेते, तो ये प्रक्रिया निस्तारण हो जाती है। इसमें उपयोग होने वाली प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, सत्य और असत्य। दूध और जल के मिक्सचर को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि निस्यंदन का जो प्रोसेस होता है वो वो ऐसे मिश्रण में यूज किया जाता है जिसमें एक अवयव ठोस होना चाहिए और एक अवयव द्रव रूप में होना चाहिए, तभी तो हम उसे छान पाएंगे। अगर दोनों ही अवयव हमारे द्रव रूप में होंगे तो हम उसे छान कैसे पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ काम नहीं करेगा। दूसरा, नमक और चीनी के मिक्सचर को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, नहीं। निष्पावन की प्रक्रिया में दोनों ही चीजें ठोस रूप में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे निष्पावन में मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि रेत या किसी भी मिश्रण में भूसे मेनली भूसे को पृथक करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। तो रेत और जैसे भूसा यानी कि अनाज, एक तरह का अनाज है जिसमें भूसा भी या कुछ ऐसी अशुद्धियां मिलती है, दोनों ही ठोस रूप में होनी चाहिए। अगर क्या पानी में से आप भूसे को थोड़ी अलग कर पाएंगे निष्पावन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पर गलत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण करने के लिए निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। हाँ, देखिए इसमें क्या है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। आप अपने घरों में जब चाय बनाते हैं तो उसको छानने के लिए छन्नी का यूज करते हैं, तो यही फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो ये आपका कथन सत्य हो गया। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण विधि द्वारा किया जा सकता है, नहीं। मैंने आपको बताया था कि अनाज से भूसे को पृथक करने के लिए निष्पावन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, निस्तारण प्रोसेस का यूज तो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। जब द्रव अवस्था अगर कोई ठोस उसमें मिक्सचर है तो वहां पर किया जाता है, मतलब एक द्रव एक ठोस होना चाहिए निस्तारण के प्रोसेस में। चलिए अगला देखते हैं। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? देखिए इस बात को समझिए, क्वेश्चन को, कि जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। जो आप शिकंजी बनाते हैं तो नींबू और शक्कर मिलाते हैं, फिर उसको मतलब कि ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। तो ये पूछना चाहता है कि उस शिकंजी में बर्फ आप चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? ऑब्वियसली कि हम जो शक्कर डालेंगे वो बर्फ के टुकड़े डालने से पहले डालेंगे, क्योंकि अगर हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और फिर हम उसमें शक्कर डालते हैं तो हमें घोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, शक्कर अच्छे से घुल नहीं पाएगी। तो पहले हम शक्कर डालेंगे, फिर हम बाद में बर्फ डालेंगे। ठीक है, आंसर में देखते हैं, बर्फ चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। देखिए ठंडे पानी की अपेक्षा अगर पानी हल्का गुनगुना है और उसमें अगर आप शक्कर डाल के उसको अच्छे से मिलाते हैं तो वो शक्कर जल्दी घुल जाएगी ठंडे पानी की अपेक्षा। ठीक है, ठीक है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी घोलना संभव होगा, क्योंकि गर्म पानी में हम ज़्यादा मात्रा में चीनी आसानी से घोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, तो ये आपके चैप्टर 5 की जो आपकी एक्सरसाइज थी, चैप्टर 5 जो था आपका पदार्थों का पृथक्करण, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और मैं कहती हूँ साइंस में पदार्थों का पृथक्करण जो एक ये टॉपिक है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे हम अपने डेली रूटीन में भी हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल टॉपिक है। तो आपका ये इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गई हैं। और अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, तो इसके लिए आपको मेरा इस वीडियो का पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो जाकर के देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरे हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा ये वीडियो और सॉरी प्लीज़ अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है अच्छे से तो उसको जाकर के आप डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर के मेरे लास्ट वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हाँ
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। और जाते जाते अगर आपको अपना कोई ओपिनियन इस वीडियो के बारे में देना हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। ओके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।